हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंद वंश तक कंप्लीट कर लिया था और वंशों के इस क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा सवाल आपसे, आपने पिछले क्लास में नंद वंश के बारे में पढ़ा तो आपको बताना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था और इस वंश का अंतिम शासक कौन था। जाहिर सी बात है, सभी को याद होगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्मनंद और अंतिम शासक घनानंद। और आपने पिछले क्लास में यह भी पढ़ा कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मगध पे अपना अधिकार जमाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम है मौर्य वंश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में फुल्ली पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा जरूर देखना है, समझते चलना है। जहां कहीं भी दिक्कत हो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। तो इस वंश के लोगों ने ज्यादा दिन तक यहाँ पे शासन किया और ये जो मौर्य वंश था बन गया मौर्य साम्राज्य। तो हमें क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। तो सिंपल सा फंडा आपको क्या याद रखना है, हम लोग पढ़े हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था। साहित्यिक स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण। जो भी विदेशी यात्री हमारे यहाँ आते थे या राजदूत ही आते थे तो वो क्या करते थे, अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखते थे और उसी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ये मौर्य साम्राज्य की घटना जो है, ये घटना भी कब की है, तो प्राचीन इतिहास की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी जो जानकारी के सोर्सेस होंगे सेम वही होगा। कौन कौन, तो पुरातात्विक स्रोत आपके हो गए, साहित्यिक स्रोत और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण, उनके यात्रा वृत्तांत से हमें पता चलता है। उन्होंने कुछ कुछ किताबें लिखी, उन सभी किताबों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा आता है वो है पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। पुरातत्व का मतलब समझते हैं, बताया गया है हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कस है। अभिलेख किसे कहते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होता है, सारे के सारे टर्म्स को डिस्कस कर दिया गया। तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए, पुरातात्विक स्रोत में जनरली इसका संबंध किससे होता है, अभिलेख से, सिक्कों से, मूर्तिकला, स्मारक, यही सबसे संबंध होता है। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत जब हम लोग बात कर ले आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, तो जो अभिलेख है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में जो 1830 का जो दशक था, ये इसके लिए प्रगतिशील माना जाता है क्योंकि इसी दशक में भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नेम था जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को क्या किया, डिकोड किया। और अशोक का संबंध जनरली मौर्य साम्राज्य से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अशोक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो जेम्स प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को क्या किया था, डिकोड किया था। और ये अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभिलेख का संबंध इससे हो गया। फिर बात अगर आता है सिक्कों की, तो देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जो प्राचीन जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, व्यापार करने के लिए, लेन देन के लिए क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। कहने का मतलब कि आप हमें एक वस्तु दीजिए, उसके बदले मैं आपको कोई वस्तु दे दूंगा। क्योंकि पहले सिक्के नहीं थे और बाद में क्या हुआ, सिक्के का प्रचलन आया तो कहीं ना कहीं व्यापार में क्या हुआ, एक अच्छा व्यापार में स्थिति, इसकी व्यापार की स्थिति अच्छी बन गई और सिक्कों के उपयोग से व्यापार करने में लोग क्या हो गए, अच्छे खासे निपुण हो गए और व्यापार करना अच्छे तरीके से सीख गए। अगर बात कर रहे हैं हम लोग सिक्कों की, तो सबसे पहले अगर भारत में सोने के सिक्के की बात की जाए तो हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे और इसके बनाने की विधि को क्या कहता है, डाई विधि कहा जाता था। यानी कि डाई विधि के माध्यम से वे लोग सोने के सिक्कों को बनाते थे। लेकिन जो कुषाण शासक था, कुषाण वंश के लोगों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। यानी शुद्ध सोने के अगर सिक्के जारी करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो कुषाण वंश होगा। और सबसे ज्यादा अगर सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो गुप्त वंश के लोगों ने। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के लोगों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। और जो आपका सातवाहन वंश था, इन्होंने शीशे पर क्या किया था, मुद्राएं छापी थी, मतलब शीशे के सिक्के, शीशा समझते हैं, तो शीशे के सिक्का इन्होंने जारी किया था। अब बात आती है साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो सिंपली आप समझते हैं साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें पता चलता है क्या, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र बताया गया है ना। चाणक्य नहीं तो नंद वंश का क्या किया, विनाश किया अपने कूटनीति के द्वारा। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस था, इससे विष्णु पुराण से, बौद्ध एवं जैन धर्मों के ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और देखिए एक विदेशी विवरण में आपका आता है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका। यानी मेगास्थनीज जो था, यूनानी राजदूत था, जिसे क्या किया था, यहाँ सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था अपना राजदूत बनाकर। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो इससे भी हमें क्या होते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी टर्म्स को। अब चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको हर्यक वंश के बारे में पढ़ाया था ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, इसके वंशों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जो मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो मौर्य वंश का संस्थापक था कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध महाजनपद में मौर्य वंश की स्थापना की। याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे टर्म्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। और क्या मैंने आपको बताया था, सिकंदर जो था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में, घनानंद के शासनकाल में। और सेलुकस निकेटर की बात की जाए, देखिए सेलुकस निकोटर ने अपनी पुत्री चेलना की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी और युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। और चंद्रगुप्त ने भी यहां से क्या किया था, सेलुकस जो निकेटर था, सेलुकस निकेटर, ये चंद्रगुप्त पर क्या किया, हमला किया, मौर्य साम्राज्य पर क्या किया, हमला किया था, लेकिन ये जीत नहीं पाया। उसके बाद इसने क्या किया, एक संधि कर लिया और उस संधि के तहत इसने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान क्या कर दिया, दे दिया। और यहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लगभग 500 हाथी को इसको क्या किया था, गिफ्ट यानी कि वरदान दिया था। और इन्होंने अपनी पुत्री चेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। तो यहां पर याद रखिएगा। और सेलुकस निकोटर के इन्होंने क्या किया था, हरा दिया था। कब, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया। और जब ये संधि हुआ तो इसी संधि में क्या हुआ, ये सेलुकस निकोटर थोड़ा इंटेलिजेंट था, इसने दिमाग लगाया, जब अपनी पुत्री का चेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की तो ये क्या बोला, इसने संधि के तहत बोला कि मेरा जो ये राजदूत है वो आपके यहाँ रहेगा। और उसका नाम क्या था, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को यहाँ पर वो छोड़कर चला गया। और मेगास्थनीज ने क्या किया कि यहाँ पर रहते रहते इन्होंने एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। तो इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस निकोटर का राजदूत था, यानी कि एक यूनानी शासक ने इसे भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, किस क्या बनाकर, तो राजदूत बनाकर। ध्यान रखना है, जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। हुआ क्या था, इनके राज्य में अकाल आ गया था, भीषण अकाल आ गया, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, महात्माओं से राय विचार लिया। तो महात्माओं ने कहा कि आपने बहुत सारे मतलब राजाओं का वध किया है, बहुत सारी सेनाओं का आपने वध किया, जिसके कारण आपके ये कर्मों का क्या है, फल है महाराज, कि यहाँ की पूरी प्रजा क्या हो रही है, भुगत रही है, यहाँ पे अकाल है। तो इन्होंने बोला कि बताइए तो हमें इसका क्या उपाय चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इसका उपाय यही है कि आप किसी एकांत जगह पे जाके समाधि धारण कर लीजिए और अपने शरीर को क्या कीजिए, त्याग दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के गुरु जो थे भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और फिर ये क्या हो गए, चले गए अपने, जो इनको गुरु ने जो शिक्षा दिया उसका पालन करने ये चले गए। तो याद रखिएगा। और श्रवण बेल गोला में उपवास द्वारा शरीर का त्याग, यानी सल्लेखन कहा जाता है, सल्लेखन याद रखिएगा। तो सल्लेखन के द्वारा एक विधि है। तो श्रवण बेल गोला में उपवास द्वारा शरीर का त्याग इन्होंने कब किया, 298 ईसा पूर्व में। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कब, तो 322 ईसा पूर्व में। सेलुकस निकोटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया। और श्रवण बेल गोला में उपवास द्वारा शरीर का त्याग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का दूसरा राजा बिंदुसार बना, जिसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। 298 ईसा पूर्व में मगध पे राज आ गया किसका, तो बिंदुसार का, याद रखना है। और इसे अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी शत्रुओं का विनाश किया, तो इसलिए इसे शत्रु विनाशक की उपाधि दे दी गई। और यूनानी शासक एंटिओकस का राजदूत डाइमेकस क्या हुआ था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। याद रखना, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज। किसका, तो सेलुकस निकोटर का राजदूत था, मेगास्थनीज आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, एंटिओकस का राजदूत डाइमेकस दरबार में आया था। तो ये भी टर्म्स याद रखना है। अब बिंदुसार के बाद मगध का राजा बना कौन, तो अशोक, मौर्य वंश का तीसरा राजा। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो अशोक था। कब बना, तो 269 ईसा पूर्व, यानी 269 ईसा पूर्व में क्या किया गया, तो अशोक को राजा बनाया गया मगध साम्राज्य का। और इसे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शी कहने का मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाले राजा। तो मनोहर मुख आकृति वाले राजा के नाम से जो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जिनकी जो अभिलेखों को डिकोड किया था, तो उसमें
पे भी यही लिखा हुआ रहता था, क्या, तो प्रियदर्शी लिखा हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता है, मनोहर मुखाकृति वाले राजा। तो ध्यान रखना है। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण और कलिंग की राजधानी पर इसने विजय प्राप्त किया था। कलिंग की राजधानी पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। देखिए कलिंग की थोड़ा सा जो युद्ध था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए जब मौर्य साम्राज्य आया तो जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक इसका क्या हो गया, राज आ गया था। पूरा मतलब मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। मौर्य के साम्राज्य में भी मौर्य वंश के लोगों ने मगध का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक इसका शासन चला। और ये जो कलिंग, जिसे उड़ीसा के नाम जानते हैं, तो कलिंग जो था, कलिंग इसके शासन में नहीं था। तो कलिंग पे भी इसने क्या किया, आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी पर भी विजय किया था। और ये कलिंग की बात यहाँ पे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि समझिएगा कलिंग का जब युद्ध हुआ था उसमें करीब कहा गया है कि 6 लाख आदमी क्या हो गए थे, मारे गए थे। जिसे देखकर क्या हुआ, ये अशोक का दिल पिघल गया। अशोक ने बोला कि हम एक युद्ध करते हैं और 6-6 लाख लोगों की जान चली जाती है, मेरे यहाँ के भी सेना मरते हैं, उसके यहाँ के भी सेना क्या होते हैं, मरते हैं, लोग मरते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सब लोग तबाह हो जाते हैं। तो अशोक का जब ये घटना, कलिंग की जब घटना घटी, जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया, उसके बाद क्या हुआ कि अशोक का दिल क्या हुआ, पिघल गया। अशोक का दिल पिघल गया और अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की शुरुआत की। युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय। धम्म क्या होता है, तो एक नैतिक संहिता, एक नैतिक संहिता होता है जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखना होता है। यानी कि धम्म कहने का मतलब क्या था, उस टाइम में एक नैतिक संहिता थी। संहिता कहने का मतलब ग्रंथ कहिए जो भी, तो एक नैतिक ग्रंथ थी जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम की भावना, नैतिकता की भावना, शांति की भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व करने का मतलब क्या क्या आपके समाज में उत्तरदायित्व आपके बनते हैं, उनकी भावना को जगाकर अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखना था। तो ध्यान रखना है, अशोक के धम्म में, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का दिल पिघल गया और अशोक ने धम्म की शुरुआत की और इसका प्रचार हम मतलब पूरा विदेशों में भी किया। अपने पुत्र पुत्री सभी को श्रीलंका भेजा कि जाओ धम्म का प्रचार करो। और धम्म के लिए क्या, धम्म पालन के लिए आवश्यक क्या, तो 7 नियम थे। ये देखिए, ये जो आपका है ना, आपके डिफिनीशन पूछे जाते हैं धम्म से आप क्या समझते हैं एग्जामिनेशन में, और ये भी पूछा जाता है कि धम्म पालन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो देखिए धम्म पालन के लिए आवश्यक चीजें, पहला कहता है कि प्राणियों की हत्या न करना। मतलब क्या हुआ कि अशोक जब कलिंग युद्ध से इसका जब दिल पिघल गया तो इसने धम्म के लिए कुछ नियम बनाए। तो प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, तीसरा था वृद्धों की सेवा करना, चौथा था गुरुजनों का सम्मान करना, पांचवा था मित्र परिचितों ब्राह्मणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना, और छठा था अल्प व्यय माने कम खर्चा और अल्प संचय यानी कम बचाओ कम खर्चा करो, सादगी पूर्ण जीवन। तो इन्होंने धम्म पालन के लिए 7 ये जो नियम थे इन्होंने बनाया था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब अशोक के धम्म पालन के नियम क्या थे, प्राणियों की हत्या न करना, तो जब प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे तो इनके वंश पे कोई आकर शासन नहीं कर लेगा, इनके वंश को आकर विध्वंस कर लेगा, क्योंकि इनके यहाँ तो ये नियम बन गया है, धम्म पालन बन गया है कि प्राणियों की हत्या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं था, मतलब क्या था कि अपने साम्राज्य के हित के लिए क्या करना, तो मतलब लड़ना ही था। मतलब ये पहले जो करते थे, पहले क्या करते थे, गए आक्रमण कर दिए, वहाँ के राजमहल को छीन लिए, अपने अधीन कर लिए। ये करने के लिए इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। यानी कि प्राणियों की हत्या न करने के तात्पर्य से आप ये समझिएगा, ठीक है। और देखिए धम्म पालन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 7 के 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये शॉर्ट नोट्स है, आप इस शॉर्ट नोट्स को उतार सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा समझने में आसानी मिलेगा। और साथ साथ मैं आपको हिदायत देते चलूंगा कि आप NCERT बुक को जरूर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे, क्योंकि आपको लैंग्वेज में भी आंसर को क्या करना होता है, राइट करना होता है। हालांकि जितने भी टर्म्स मैं बता रहा हूं इससे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे, बट कुछ सब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो कि इतने डिस्कशन से भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। उसके लिए आप NCERT बुक को फॉलो कीजिएगा और बाकी मैं सब्जेक्टिव की क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उसमें आपका क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, अब जब हम लोगों ने धम्म पालन के लिए पढ़ा, अशोक का धम्म पढ़ा, अशोक के धम्म पालन के लिए आवश्यक कुछ नियमों को पढ़ा, फिर उसके बाद आती है मौर्य प्रशासन की। आखिरकार ये मौर्य जो प्रशासन थी किस तरह का प्रशासन था भाई, तो यहाँ पर केंद्रीय शासन चलता था और प्रांतीय शासन भी था, नगर शासन और ग्राम शासन। सब समझते हैं आप लोग, ग्राम शासन करने का मतलब कि गांव का एक मुखिया होगा, मतलब एक पंचायत को बनाकर मुखिया होगा, वही उस पर शासन करेगा। मौर्यकालीन अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वही कृषि हो गया, कृषि ने अपना क्रांति लाया था। व्यापार हो गया, व्यापार जब बढ़ेगा तो वहाँ का जो व्यवस्था होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगा।
और उद्योग भी हो गए आपके, और कुछ सिक्के। तो ये सिक्के भी क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है। तो एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट वे में डिस्कस करा दूं, सारे के सारे करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्राचीन भारत के बारे में, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी में, कि यहाँ पर महाजनपद बने। कितने महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें से आपका जो मगध जो महाजनपद था वो साम्राज्य का रूप लिया, और इसमें अनेक शासकों ने राज किया। हर्यक वंश ने राज किया, हसीन मौर्य वंश मैंने बताया था, हर्यक ने, शिशुनाग वंश ने, नंद वंश ने और मौर्य वंश ने। हर्यक के बारे में मैंने आपको बताया, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में तो आज हम लोगों ने पढ़ा ही। तो दोस्तों ये जो जितने भी टर्म्स है इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मौर्य वंश को क्विक रिवीजन के तौर पे आप समझ लीजिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बोलते चलिएगा कब किया, तो 322 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकोटर को कब हराया, 305 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने अपना शरीर का त्याग कब किया, तो 298 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद दूसरा जो बना वो बना बिंदुसार, यानी कि 298 ईसा पूर्व में, तो याद रखना है। फिर उसके बाद अशोक बना तीसरा शासक यहाँ का मौर्य वंश का, तो ये भी आपको याद रखना है। अशोक ने धम्म चलाया, धम्म पालन के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाया। तो ये सारे टर्म्स को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट तो आपको समझ में आया होगा। और एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और उसे अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई हो। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।